students. Today we are going to start the one more very important topic, class 12th. वो है मेरे बच्चों ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. यानी जब भी आप मेरे बच्चों कभी पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ लाइट, या आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, या आप पढ़ोगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में कोई भी बात, वो आपको मिलेगी ऑप्टिक्स में. ऑप्टिक्स हैज बीन डिवाइडेड मेनली इनटू टू ब्रांचेस. वन इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसका दूसरा नाम बोला जाता है रे ऑप्टिक्स. सेकंड पार्ट जो आता है मेरे बच्चों, वो आता है फिजिकल ऑप्टिक्स. फिजिकल ऑप्टिक्स दो चीजें हैं, एक है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा है मेरे बच्चों फिजिकल ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स जो होता है, इसमें क्या होता है कि द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is very large as compared to the wavelength of light. है कि नहीं? यहां पर क्या होता है, अगर आपने लाइट को स्टडी किया है लेकिन लाइट उन ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कर रहे हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो उस वक्त हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. यानी हम कहते हैं कि लाइट इज अ रे. लाइट एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. इस स्ट्रेट लाइन को मेरे बच्चों बोला जाता है रे ऑफ लाइट. ठीक है कि नहीं? तो इसमें हम यूज करते हैं कंप्लीट ज्योमेट्रिकल लॉज, है कि नहीं? लेकिन जब हमने लाइट को ट्रीट किया है एज अ पार्टिकल और साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वो आ जाएगा मेरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. पार्टिकल नेचर आएगा, हम आराम से प्रूव करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हम आराम से प्रूव कर सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब इसके बाद मेरे बच्चों जो ये आता है ये फिजिकल ऑप्टिक्स, यहां पर जो होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो होती है कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां पर वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या होती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो, या कभी कभार वेवलेंथ ही ज्यादा हो सकती है कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा. तो इसको दो कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है. एक को मेरे बच्चों बोला जाता है वेव ऑप्टिक्स, और दूसरे को मेरे बच्चों बोला जाता है वेरी गुड, जो दूसरा आता है वो आता है क्वांटम ऑप्टिक्स. ठीक है कि नहीं? यहां पर हम इस लाइट को ट्रीट करते हैं एज ए वेव. जब हम लाइट को ट्रीट करते हैं एज ए वेव, तो उस वक्त हम आराम से रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं, हम रिफ्रैक्शन को प्रूव कर सकते हैं, हम इंटरफेरेंस को प्रूव करेंगे, हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट को प्रूव करेंगे, एटसेट्रा. जब लाइट को हमने ट्रीट किया है एज अ वेव, उस वक्त बन रहा है मेरे बच्चों वेव ऑप्टिक्स. इसमें सबसे बड़ा काम जो किया है वो हुगन ने किया है, वो मैक्सवेल ने किया है, वो यंग ने किया है. ये अलग से हम पढ़ेंगे एक चैप्टर. ठीक है कि नहीं? इसके बाद जो क्वांटम ऑप्टिक्स आता है, ये बोलता है नहीं, जो लाइट होती है ये है मेरे बच्चों होती है एक फोटॉन ऑफ एनर्जी, पार्टिकल ऑफ एनर्जी. फोटॉन होती है जो होता है एक पार्टिकल ऑफ एनर्जी.
यानी क्या है, एक है कि जो आपको बोल रहा है खाली लाइट इज ए पार्टिकल विच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। यहां पर आपको बोला नहीं, लाइट इज ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज फोटॉन। जब हम इसको ये वाला ट्रीट करते हैं हम आराम से प्रूव कर सकते हैं मेरे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम आराम से प्रूव कर सकते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है कि नहीं। और इसके साथ साथ जो आपको लेजर के बारे में आती है वो तभी स्टेबल हो सकता है, वो तभी हम स्टडी कर सकते हैं जब हम इस लाइट को ट्रीट करेंगे एज ए क्वांटम, एज ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी, एज ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी। दैट पार्टिकल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटॉन। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव नहीं है। अगर आप लाइट को वेव नहीं मानोगे, इंटरफेरेंस प्रूव नहीं होगी, पोलराइजेशन नहीं प्रूव होगी। इसलिए मेरे बच्चों, इसीलिए आज की डेट में कहा जाता है कि लाइट हैज ए डबल नेचर, बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने बात की है कि ऑप्टिक्स के ब्रांच के बारे में। अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या जिसको कहा गया है रे ऑप्टिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स है क्या चीज है? सबसे पहले चीज, रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम क्या है? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है कि नहीं। हम यहां पर लेते हैं लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन्स, है कि नहीं। लेकिन इट डिविएट्स इट्स पाथ ओनली व्हेन मीडियम चेंजेस, वो अलग बात है। तो यहां पर एक बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मेरे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बोल रहा है कि जब भी लाइट किसी भी पार्टिकल के साथ या किसी भी सबस्टेंस के साथ स्ट्राइक करेगी तो उसके बाद ये जो लाइट है ये बैक हो जाती है, बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज द phenomena of bouncing back light into the same medium when it strikes with any सरफेस। अगर ये कभी भी किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगा ये लाइट हो जाएगी बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। तो मेरे बच्चों इस फिनोमेना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरह से इसको मेरे बच्चों बोला जाता है इंसिडेंट रे। ये यहां से यहां चली गई है, इसको मेरे बच्चों बोला रिफ्लेक्टेड रे। ये मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल, ये होता है एंगल आई, ये होता है एंगल आर, ये एन जो है नॉर्मल है। ये है इंसिडेंट रे। अगर मैं इसको नाम रखूंगा ए ओ बी, देखो मेरे बच्चों जो ओ ए है ये है मेरे बच्चों इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बिल्कुल बेसिक लेवल से जा रहा हूं। जो आपका ओ बी है मेरे बच्चों वो है रिफ्लेक्टेड रे। जो ओ एन है वो है नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
अब आता है मेरे बच्चों इसके बाद वन मोर टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज मैं आपको रिफ्लेक्शन का बेसिक सारा खत्म करूंगा। कल इंशाल्लाह रहमान मैं आपको मेंस और एडवांस तक के न्यूमेरिकल्स दिखाने जा रहा हूं। ठीक है कि नहीं? आज क्या मैंने लिखा है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखोगे, एक नोट में लिखूंगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और एप्लीकेबल फॉर ऑल सरफेसेस। चाहे आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है, चाहे आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, चाहे किसी भी शक्ल में है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और एप्लीकेबल ऑलवेज। सबसे पहले जो पॉइंट आता है, द इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे, और इसके साथ साथ नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाइन सेम प्लेन। यानी अगर आपकी इंसिडेंट रे है एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगा, नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में होगा। यानी अगर सपोज वो वाई जेड प्लेन में होंगे, सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। कैसे? सपोज फॉर इंस्टेंस मैंने यहां पर एक फिगर बनाई, ठीक है, ये मैंने रखी है मेरे बच्चों कौन सी रे? इंसिडेंट रे है। ये है ए ओ, ये चली गई यहां से, ये है बी, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल। ठीक है कि नहीं? और कल अगर आपके पास ये सरफेस सपोज इस तरह से होगी, है कि नहीं? यहां पर आएगा मेरे बच्चों, आपको आएगा ये ए ओ, ये चला गया यहां से, ये हो गया बी, ये आएगा नॉर्मल। इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरफेस किस तरह की भी होगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। ठीक है कि नहीं? इसके बाद यहां पर आ जाता है ये इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे is called as angle of incidence, and the angle between normal and the reflected ray is called as angle of reflection. याद रखो, जो सेकंड लॉ बोला जाता है वो बोला जाता है एंगल I is equal to एंगल R। चाहे यहां पर जाओ चाहे आप यहां पर जाओ, दो चीजें, एंगल I और एंगल R। यहां पर एक चीज नोट करके रखो, जो आपने नॉर्मल किया ना ड्रॉ, ये एट द एंड हो जाएगा पास थ्रू द सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर। अगर आपने किसी भी कर्व्ड सरफेस को ड्रॉ किया है नॉर्मल, ये नॉर्मल जो है ये एट द एंड हो जाएगा पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये परपेंडिकुलर है इसको। जो भी सरफेस से आप ड्रॉ करोगे, कोई भी नॉर्मल किसी भी स्फेरिकल सरफेस को, किसी भी कर्व्ड सरफेस को, वो पास हो जाएगी थ्रू दैट सेंटर। ठीक है कि नहीं? अब बनाऊंगा मैं कुछ स्पेशल केसेस। फॉर इंस्टेंस एंगल I इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ? OA इज पैरेलल टू ON, यानी इसका मतलब ये कॉमन रे आएगा। एंगल I अगर इक्वल टू 0 है तो मेरे बच्चों एंगल R भी क्या आएगा? 0। तो कैसे बनेगी फिगर? ये इंसिडेंट रे है, ये वापस इसी से हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये रिट्रेस करेगी अपनी पाथ। ठीक है कि नहीं? क्या करेगी? अपनी पाथ को रिट्रेस। इस बात का मेरे बच्चों आप लोग रखोगे ख्याल। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे। अब आएगा इसके बाद वन मोर पॉइंट, हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन सरफेसेस। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन सरफेसेस, जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, यहां से आपके बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ये मिरर बनाया, ठीक है, यहां पर मैंने ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट O है, मुझे इस पॉइंट O की क्या बनानी है? एक इमेज। मैं कहूंगा कि एक रे यहां से जा रही है ना, ये इंसिडेंट रे, तो यहां पर एंगल I क्या बनेगा? 0। ये रिट्रेस करेगी आपकी पाथ वापस, और हमें लगेगा ये रे यहां कहीं से आ रही है, हमें लगेगा ये रे क्या यहां कहीं से आ रही है, और दूसरे रे जा रही है यहां से।
जब यहां से आ गई यहां से रिफ्लेक्ट होगी और हमें लगेगा ये रे यहां कहीं से आ रही है, तो यहां पर आपकी क्या बनेगी मेरे बच्चों इमेज। लेकिन अब देखो क्या करूं मैंने यहां से ड्रॉ किया नॉर्मल, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, याद रखो ये भी आई होगा। ये क्यों आई होगा देखो पहले समझो मेरे बच्चे, ये लाइन, ये जो मैंने ये ड्रॉ किया ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये बन गया ट्रांसवर्सल। ये क्या बनेंगे है कि नहीं, ये क्या बनेंगे शाबाश, ये कौन सा बनेंगे, हाँ क्या बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं इसका नाम दूंगा ए, इसका नाम मैं दूंगा एन, इसका नाम मैं दूंगा एन डैश। कैन आई से दैट एंगल ए angle NAO is equal to angle AO N dash, that is equal to I. Similarly मेरे बच्चों ये भी आएगा इक्वल टू आई ही, क्यों, बिकॉज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये R के बराबर आएगा तब ये भी I के बराबर आएगा। ठीक है कि नहीं, दो एंगल सेम आए है कि नहीं। तो मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल क्या आया सेम, ये जो साइड है ये इनका कॉमन साइड है, और ये बनेगा यहां पर मेरे बच्चों आपको 90 माइनस आई, ये क्या बनेगा मेरे बच्चों 90 माइनस आर। जब देखा जाएगा ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये साइड दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है मेरे बच्चों कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। तो इसका मतलब तो जब वो चीज हो जाएगा तब सीधे आ जाएगा n डैश o इज इक्वलेंट टू क्या आएगा मेरे बच्चों n डैश i। n डैश o जो आपका आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मेरे बच्चों इमेज डिस्टेंस। क्लियर, ये प्रूव करके मैंने आपको दिया है इन केस ऑफ द प्लेन मिरर। और एक बार मैं समझा रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल सेम है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल सेम है, क्यों, जरा देखो ये एक ही लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब ये और ये सेम है लेकिन एंगल आई इज इक्वल टू आर, ये भी आई आएगा, ये आएगा 90 माइनस आई, ये आएगा मेरे बच्चों 90 माइनस आर, ये दोनों सेम है, ये साइड दोनों में कॉमन है। बट एंगल साइड एंगल ये दो ट्रायंगल सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। इस तरह से हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये होगी इमेज फॉर्मेशन। अब मैं आपको बच्चा दिखाऊंगा आगे कुछ चीजें लेटरल इन्वर्शन है कैसे। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या क्या मैंने एक काम, ये मैंने एक फिगर बनाई इस तरह से, क्योंकि हमने बोला है इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो गया इसका लेफ्ट, ये क्या हो गया इसका राइट। अच्छा एक काम करो, मुझे ये यहां से लेकर यहां तक इतना ही दूर है, तो ये कहां पर बनेगी इमेज, इतनी ही दूर बनेगी ना, लेकिन बने किसके लिए, आर के लिए। ये आर में यहां पर लिखूंगा थोड़ा इस तरह से, बाद में बोलूंगा मैंने ये क्यों लिखा ऐसे, आर लिखा मैंने आर। ये एल क्या बनेगा, एल यहां से यहां इतना दूर है, ये क्या होगा यहां से यहां इतना दूर है, ये बनेगा मेरे बच्चों एल इस तरह से। ठीक है कि नहीं, ये आर यहां से यहां तक जितना दूर है इतना यहां से यहां तक ये पॉइंट बनेगा दूर। ये एल जितना दूर यहां से यहां तक इतना दूर यहां से यहां पर ये पॉइंट बनेगा। ये एल का पॉइंट बनेगा, ये आर का पॉइंट बनेगा। जब मैं इनको जोड़ूं तो मुझे जो फिगर बनेगी मेरे बच्चों इस तरह से आएगी, है कि नहीं, इसका कॉपीराइट। लेकिन मेरे बच्चों आपका एल जो है वो यहां पर है ना, यहां पर है। ये क्या बना आर, यानी जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट पोजीशन पे शिफ्ट हुआ, जो राइट वाला पोजीशन है वो लेफ्ट में हुआ। यानी आपकी इमेज में क्या होता है, इमेज में जो ऑब्जेक्ट राइट मोस्ट पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट बनता है लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, जो लेफ्ट वाला पॉइंट होता है वो शिफ्ट होता है राइट पे। यही जब देखा गया इसको मेरे बच्चों बोला जाता है लेटरल इन्वर्शन। लेटरल इन्वर्शन, लेटरल इन्वर्शन में क्या होता है कि राइट लेफ्ट विल बिकम्स राइट,
एंड वाइस वर्सा। यानी जो लेफ्ट पोजीशन होती है वो मेरे बच्चों बनती है राइट पोजीशन, और जो राइट पोजीशन होती है वो बनती है लेफ्ट पोजीशन। जब हम बात करेंगे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स, हमारे पास है 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये याद रखो, हमारे पास है मेरे बच्चों 26 अल्फाबेट्स। आउट ऑफ 26 अल्फाबेट्स 11 अल्फाबेट्स डू नॉट शो लेटरल इन्वर्शन। क्यों नहीं शो करते लेटरल इन्वर्शन? क्योंकि वो लेफ्ट राइट में सिमेट्रिकल है। जैसा कि आपका ए है, जैसा कि हमारे लिए आई है, जैसा कि एच है, ये 11 अल्फाबेट्स आते हैं। जैसा कि एम है, जैसा कि ओ है, जैसा कि डब्ल्यू है, जैसा कि यू है, वी है, एक्स है और वाई है। 11 अल्फाबेट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके साथ साथ ये 10 आते हैं और एक मैंने छोड़ दिया और टी आता है। ये वो अल्फाबेट्स है जो कभी भी लेटरल इन्वर्शन नहीं दिखाते। मैं गारंटी साथ कह सकता हूं आने वाले समय में नीट पे इसका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। क्योंकि नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट 2021। ये हुआ इंग्लिश अल्फाबेट्स का लेटरल इन्वर्शन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर आर लिखा है ना, ये आर बनेगा आपका ऐसा, ये लेटरल इन्वर्शन। अगर मैंने एल लिखा है, ये एल हमें दिखेगा इस तरह से। इसको मेरे बच्चों बोला जाता है लेटरल इन्वर्शन इन केस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब आएगा मेरे बच्चों जो नेक्स्ट लेटरल इन्वर्शन आएगा वो किस में आएगा? वो आएगा मेरे बच्चों टाइम में। क्या आएगा? टाइम में। याद रखो, एक ट्रिक रखो याद, हाउ टू कैलकुलेट द लेटरल इन्वर्शन इन ए क्लॉक। आपको देखना है कि आपकी घड़ी में क्या टाइमिंग है। अगर आपने उसी घड़ी की टाइमिंग देखी है, फॉर एग्जाम्पल मिरर में, वो टाइमिंग क्या आएगी? एक ट्रिक रखो याद, क्लॉक टाइमिंग प्लस इमेज टाइमिंग शुड बी इक्वल टू 12 आवर्स। अगर घंटों में निकालना होगा, या क्लॉक टाइमिंग प्लस इमेज टाइमिंग शुड बी इक्वल टू 11.60 मिनट्स। या अगर सेकंड्स भी लेने हैं, क्लॉक टाइमिंग प्लस इमेज टाइमिंग शुड बी इक्वल टू 11 आवर्स 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स। देखो मेरे बच्चों, अब कैसे आएगा कल क्वेश्चन। सपोज कल आपको दिया गया एग्जाम्पल, टाइमिंग जो आपके लिए है वो है मेरे बच्चों 8.20। कितनी है? 8.20। और आपको बोला जाएगा आप बताओ घड़ी कितना दिखाएगा। क्या करोगे इसका सॉल्यूशन? ये कौन सा टाइम है? ये क्लॉक टाइम है। याद रखोगे इमेज टाइम जो आएगा मेरे बच्चों वो क्या आएगा? वो कुछ नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा, वो आएगा 11:60 माइनस होगा 8:20। जब देखा जाएगा 11 में 8 काटो 3 बचेगा, 60 में 20 काटोगा वो आएगा 3:40। ये होगी इमेज टाइमिंग। एक शॉर्ट ट्रिक मेरे बच्चों आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, कल आपके पास होगा सपोज क्लॉक टाइमिंग इज इक्वल टू 10:10 और 9 सेकंड। आपको बोल रहे हैं कि इमेज टाइमिंग क्या आएगी? इमेज टाइमिंग क्या आएगी? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 11.59 इज टू 60 माइनस 10 इज टू 09। 11 में 10 काटो क्या आएगा? 1। 59 में 10 काटो क्या बचेगा? 49। वेरी गुड। 60 में ये काटो क्या बचेगा? 59। ये होगा टाइमिंग, इमेज टाइमिंग।